चुनाव सिर्फ और सिर्फ कागज के मतपत्र से होना चाहिए, वरना कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। आरएसएस और बीजेपी बिल्कुल किसी हालत में किसी कीमत पे चुनाव जो है मतपत्र यानी कागज के मतपत्र से नहीं होने देंगे। SC ST OBC का जो जागृति आई है, अंबेडकरवाद की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। वो किसी शास्त्री के, धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में बैठना चाहती है या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर ईमानदारी से दिल से चलना चाहती है। EVM के माध्यम से गारंटी ली है, उसी से तो जीत रहे हैं। EVM प्रधानमंत्री की हर गारंटी का मतलब है EVM। उसके बावजूद जो घपले के वोट है EVM से, उसके बावजूद इतने वोट पड़े। देखिए, सबसे पहला कारण तो जो मैं मानता हूँ कि RSS और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में जीतेगी या कोई भी चुनाव लड़ेगी और उसकी 5 से 10 सीटें और उससे ज़्यादा आती हैं तो सीधा सीधा वो EVM की वजह से आती हैं, क्योंकि इसमें कांग्रेस और दूसरी ऑपोजिशन पार्टियों की कोई बात ही नहीं है। देश की जनता, ख़ास तौर पे जो बहुजन समाज है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, वो RSS और बीजेपी से इस वक्त एक तरह से नफ़रत सी कर रहे हैं। लेकिन EVM के माध्यम से और EVM के आए हुए रिज़ल्ट्स को एक उसका लॉजिक बताने के लिए ये जो समाज में बंटवारे की बात करते हैं या मोदी जी को तेजस में उड़वाते हैं या इस प्रकार की बातें जो करते हैं कि शायद इससे वोट पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं। ये EVM का घोटाला जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कोई ना कोई बहाने तैयार करते हैं कि मोदी जी ने इस बार तेजस में जब चुनाव का प्रचार बंद हो गया था तो उसकी वजह से वोट पड़ गए होंगे। ये सब बहाने बनाते हैं और ये कि मोदी जी ने कुछ घोषणाएं कर दी उसकी वजह से चुनाव जीत गए। तो पहली वजह इसकी यही है। EVM के माध्यम से 20 से लेके 25% तक वोट जो हैं मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। सवाल ये है ना, आप लोग तो EVM को कहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां वो तो सवाल नहीं उठाती ना, वो तो चुनाव लड़ती हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। हम लोग उठाते हैं, लेकिन मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई। मोदी जी के, अडानी जी के जो बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद से जो रिश्ते हैं, वो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण और करप्शन के अलावा ये भी है कि EVM और पेगासस इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इजराइल सिर्फ अब उसमें ही अच्छा बचा है और उनके पास कुछ चीज़ अब बची नहीं है। तो एक तो ये उनका दोस्ती का रीज़न है। दूसरा, चुनाव यार, अगर आप जो बात ये बोल रहे हैं, जिस दिन सर्वे आए थे ना तो मैंने ट्वीट किया था X पे कि चुनाव के नतीजे चाहे जो भी आए, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, चुनाव सिर्फ और सिर्फ कागज़ के मतपत्र से होना चाहिए, वरना कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। ये मैंने तब कहा था जबकि हर सर्वे बीजेपी को हारता हुआ दिखा रहा था। तो इस छल कपट छलावे में नहीं आना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, किस पार्टी का जो जेन्युइनली जीत रही होगी कागज़ मतपत्र से चुनाव कराने में नुकसान हो जाएगा? यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि RSS और बीजेपी बिल्कुल किसी हालत में किसी कीमत पे चुनाव जो है मतपत्र यानी कागज़ के मतपत्र से नहीं होने देंगे। ये मेरी बात का सबसे बड़ा लॉजिक है। अब मैं दूसरे कारण पे आना चाहता हूँ। दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है कि ये अभी इतना बड़ा देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। RSS और बीजेपी ने मिलकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, देश को लूट लिया है, चाइना को 2000 किलोमीटर जगह छिनवा दी है। ये सब काम चल रहे हैं। अभी पाकिस्तान चाइना के माध्यम से यूनेस्को जो अभी हुआ है उसमें 38 वोट लेके गया है। चाइना जो अभी फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो रहा है उसमें विश्वगुरु बन गया है, उसमें नेगोशिएट करने के लिए एक बड़ा प्लेयर बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति तक शी जिनपिंग से बात करने के लिए हाथ फैला रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की कमी से हुआ। तो ये जो इतना बड़ा जो देश का नुकसान हो चुका है, उसके बावजूद भी जो हमारी ऑपोजिशन की पार्टियां वो बड़ा दिल करके सबको एडजस्ट करके नहीं चल पा रही हैं साथ। तो एक, चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। क्या वो कमलनाथ जी की तरह शास्त्री जी के चरणों में बैठना चाहते हैं, या जो अब SC ST OBC
का जो जागृति आई है, अंबेडकरवाद की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। ये हर एक पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो किसी शास्त्री के, धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में बैठना चाहती है या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर ईमानदारी से, दिल से चलना चाहती है, बगैर किसी लोभ और लालच के। तीसरी बात यह है कि आपस में बड़ा दिल रखना पड़ेगा। इस वक्त देश को इतना बड़ा खतरा है, देश बचाने के लिए किसी पार्टी को अगर अपना कुछ ग्राउंड देना भी पड़ता है किसी दूसरी पार्टी को, तो ये नहीं देखना चाहिए। आने वाले समय में जिसका जितनी मेहनत करेगा वो उतनी अपनी ताकत या अपनी पार्टी को बड़ा कर लेगा। लेकिन अभी बड़ा दिल करके सभी पार्टियों को एडजस्ट करके चुनाव लड़ने चाहिए। सबका ध्येय गोल एक ही होना चाहिए कि हमें भारत का संविधान बचाना है, हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इंसाफ और बराबरी के रास्ते पे देश को लेके चलना है। अगर ये मंत्र, मैं बता रहा हूँ, अगर ये हो गया तो ईवीएम के ज़रिए भी आरएसएस और बीजेपी नहीं जीत पाएगी। अगर सब पार्टीज अपना दिल बड़ा करके अपना सबको एडजस्ट करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव 100% ईवीएम के बावजूद 20 से 25% जो भाजपा ने ईवीएम के ज़रिए वोट लिए हैं, उसके बावजूद भी कभी भी हमारी बीजेपी की जीत नहीं होती अगर थोड़ा दिल बड़ा करके सभी पार्टियों को एडजस्ट करके चला जाता। अखिलेश जी को भी अगर थोड़ी सीटें दे भी जाती तो कोई ज़्यादा सीटें भी नहीं मांग रहे होंगे, मेरे ख्याल से दो चार सीटें मांग रहे होंगे। जो बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसके साथ एडजस्ट करके चला जाता तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाता। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो अमित जोगी की एक पार्टी है, वहाँ पे जोगी जी की एक पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, बसपा है, इनसे अगर मिल के चुनाव लड़ा जाता तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो भी छत्तीसगढ़ भी स्वीप होता। और तेलंगाना में भी अगर बसपा के सहयोग से कांग्रेस लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी को और किसी भी दूसरी पार्टी को एक भी सीट नहीं आती। तो जितनी सीटें अभी दूसरी पार्टीज़ को गई भी हैं वो भी तेलंगाना तक में नहीं आती। तो इतना बड़ा, और ये सब भी चीज़ें भूल जाएं हम तो देश के ऊपर खतरा है। देश का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करने वाले हैं और दिन रात संविधान ख़त्म करने की बात करते हैं, संविधान ख़त्म कर भी रहे हैं। तो इस ऐसे में तो देश बचाने के लिए देश सबसे ऊपर है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये कम से कम नॉन बीजेपी और आरएसएस की पार्टीज़ को समझना चाहिए, देश सबसे ऊपर है। देश बचेगा तो कल एक दूसरे को ये पार्टियां भी हरा के या एक दूसरे से बड़ी छोटी पार्टियां बन सकती हैं। लेकिन सर कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सोच रही है अंदर कि हमें बीजेपी ने हिंदू विरोधी बना दिया है, इस वजह से हम चुनाव हार रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि एक बात पहले भी कही गई थी हिंदुत्व और हिंदुज़म की। जो असली बात है वो ये है मेरे समझ से, और बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े थिंकर और बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो उसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। देश में एक जो हिंदू भी हैं, भूल जाइए SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को छोड़ के भी जो हिंदू हैं, जो लोग हिंदू कहते हैं अपने आप को, वो अलग हैं और आरएसएस के कार्डर्स अलग हैं। आरएसएस के कार्डर्स और हिंदू अलग अलग चीज़ें, ये देश को समझना ज़रूरी है। आरएसएस के कार्डर्स ये नफरत फैलाते हैं। आरएसएस के कार्डर्स मेती लेपुन और आरामबाई तेंगुल नाम के जो कार्डर्स हैं आरएसएस के, वो मणिपुर में आग लगा रहे हैं। कोई आम मेती समाज का व्यक्ति नहीं लगा रहा है। उसी प्रकार से जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, जो हिंदू मानते हैं अपने आप को, वो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। वो खुद, उनमें से भी ज़्यादातर लोग आज एक तरीके से गरीबी का शिकार है, एक तरीके से बेरोज़गारी का शिकार है, एक तरीके से वो भी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी बहुत सारे लोग थे जो शिकार हैं। एक तरह से जो ये अग्निवीर की जो एक प्रणाली शुरू हुई है उसमें सभी लोग शिकार हैं। पर आरएसएस के कार्डर्स अलग चीज़ है, हिंदू अलग चीज़ है। तो एक ये बात समझने की है, और आरएसएस के कार्डर्स को, इनके कार्यकर्ताओं को और नेताओं को सबको आइडेंटिफाई करके मैं देश की जनता से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, आइडेंटिफाई करें कि 10 साल पहले ये स्कूटर पे चलते थे और आज ये BMW में कैसे चल रहे हैं। 10 साल पहले ये इनके झोपड़ी थी एक, या छोटा सा मकान था 2 कमरों का, आज ये 100 कमरे के मकान में कैसे रह रहे हैं, और एक मकान नहीं, इनके 10 मकान कैसे बन गए। ये है बुनियादी बात, आरएसएस के कार्डर्स और बाकी सब। ये है असलियत। इस पे जिस दिन हम लोग सब एक साथ हो गए
तब भी देश बच जाएगा, अदरवाइज देश बहुत बड़ा। कांग्रेस संघ का विरोध थोड़ा ही करती है सर। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, हाँ। हिंदुत्व को भी अलग कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन अलग किसे करना है देश में? आरएसएस को सबसे पहले, आरएसएस के कार्डर्स को अलग करना है। वो एक तरफ है, पूरा देश दूसरी तरफ है, वही देश में सारी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। ये चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश का नुकसान कौन कर रहा है, देश की सुरक्षा का नुकसान कौन कर रहा है? अभी डीआरडीओ में पकड़े गए थे ना इनके इतने बड़े एक बहुत बड़े इनके नेता और वर्कर डीआरडीओ की चोरी करते पकड़े गए। किस जगह चोरी करते? पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जो ज़्यादातर आरएसएस के कार्डर्स हैं, वो आप आज इस पे एक इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए एनआईए से और ईडी से, ईमानदारी के साथ डीआरआई से। ज़्यादातर लोग जो 80-20 का चाइना से ट्रेड डेफिसिट है, उसमें ज़्यादातर ये जो आरएसएस के कार्डर वाले जो बिजनेसमैन गुजरात से हैं, उन्हीं का हिस्सेदारी है। सारे के सारे लोग ये देशद्रोही हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशन करके इनको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, देश नहीं सुधरेगा। और कोई इस वक्त कंट्री में डिफरेंशिएशन और डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आज भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बीजेपी के कितने % वोट आए हैं और बीजेपी के खिलाफ कितने % वोट आए हैं, उससे ही आपको पिक्चर साफ हो जाएगी। ये बावजूद ईवीएम की 20 से लेकर 25% वोटों की गड़बड़ी के बावजूद। लेकिन कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की गारंटी जिता रही है, देखिए जो गारंटी वाली योजनाएं हैं, है ना, एकदम मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बिल्कुल यही हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी बेंजामिन नेतन्याहू से ईवीएम के माध्यम से गारंटी ली है, उसी से तो जीत रहे हैं। ईवीएम, प्रधानमंत्री की हर गारंटी का मतलब है ईवीएम। ईवीएम के खिलाफ हम सबको लामबंद होना पड़ेगा। ईवीएम के खिलाफ चाहे कोई इलेक्शन जीते या हारे। तेलंगाना में भी मैं बता रहा हूँ, तो तेलंगाना बीजेपी को फायदा पहुंचाती है और पार्टियों को पहुंचाती है। बीजेपी आरएसएस के कहने और उनके हिसाब से इसमें 20 से 25% तक वोट का गड़बड़ होती है। ये है ईवीएम। तो अब आप समझ लीजिए कि तेलंगाना में मेरे ख्याल से बीजेपी की एक सीट ना आती और किसी की भी एक सीट ना आती अगर ईमानदारी से चुनाव होता, ईवीएम के माध्यम से नहीं होता। कर्नाटक में भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इतना बड़ा जीत गई ना। नहीं, मैं कब मना कर रहा हूँ, नहीं जीती। 20 से 25% वोट जो थे, उसके बावजूद जो घपले के वोट हैं ईवीएम से, उसके बावजूद इतने वोट पड़े। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट।